Welcome to this podcast of Meet the Author. I am Lieutenant Colonel Ravi Prakash Maurya, an Army veteran, and I welcome Colonel Hemant Saxena, who is another Army veteran. Thank you, Ravi. Thank you very much for having me in your podcast. Thank you. And today we are going to discuss with him about his book called Olive Diaries. This book contains 7 beautifully narrated stories. In fact, next edition of this book is already out, which contains another or additional story. So that becomes total 8 beautifully narrated stories. These stories are from his experience. In fact, कर्नल हेमंत ने इन कहानियों को जिया है, अनुभव किया है और उनको बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी इस बुक में लिखा है। अब मैं आपको कर्नल हेमंत सक्सेना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उनका परिचय। कर्नल हेमंत ने जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया था तो वो ऑलरेडी बीटेक ग्रेजुएट थे। 1984 में कर्नल हेमंत सक्सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुए और 7 साल तक कोर ऑफ इंजीनियर्स में रहने के बाद इन्होंने इंटेलिजेंस कोर ज्वाइन कर लिया और 2015 में after doing 31 years of glorious service to Army and this nation, he retired, and thereafter he wrote this book, beautifully narrated all these stories, and I thought, why shouldn't we share his experiences and the stories with others so that they get the benefit of knowing those aspects which people hardly come to know. We will now hear from Colonel Hemant. We are going to first start with his first story. So, Colonel Hemant. Once again, thank you very much, Ravi. Thank you for having me on this podcast. It's a pleasure. It's a pleasure when you have to talk about your book, and if it happens to be the only book that you've written, and especially if this book is your labor of love. आप जब लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ये लिख कर आपको अच्छा लगा, ये चीज़ें याद करके आपको अच्छा लगा, तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचें, और यही पूरा का पूरा पर्पस था, मकसद था इस किताब को लिखने का। आपने मेरे बारे में तो काफ़ी बात कर लिया रवि, मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं ऑलिव डायरीज़ के बारे में थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा। इससे पहले हम लोग उस स्पेसिफिक कहानी की चर्चा शुरू करें। रवि, ऑलिव डायरीज़ जैसे आपने ठीक कहा, इट स्टार्टेड हैपनिंग मैनी ईयर्स बैक। लिखा तो मैंने 2022 में, लेकिन it actually started the day I joined the military academy, Indian Military Academy, Dehradun. These stories kept happening. I was only observing. I was sometimes active participant in the stories. Sometimes I was seeing this from a distance. But एक बात तय है, ये सारी कहानियों को मैं, जैसे आपने कहा, मैं जी रहा था, मैं सच में इन कहानियों को जी रहा था, और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोस्टिंग्स के दौरान, अलग अलग सिचुएशंस में जब मैंने ये कुछ ऐसे अनुभव मुझे हुए जो रवि, एट टाइम्स दे आर लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंसेस। तो मुझे ये लगा कि ये लोग, ये घटनाएं ऐसी हैं कि इनको आप वैसा नहीं छोड़ सकते जब ये हुई थी। ये ज़रूरी है कि लोगों के सामने आए। इसमें बहुत सारी इंस्पिरेशन हैं, बहुत सारी स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज़ हैं जिसको देख के आप रिलेट कर पाते हैं उनके साथ में।
इसलिए मैं चाहता था कि ये किताब सामने आए। और आपने जैसे सही कहा, आफ्टर सर्विंग ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, ओवर 3 डिकेड्स इन द इंडियन आर्मी, जब मैं सुपर एनुएट हुआ 2015 में, उसके बाद भी मैंने 2-4 साल इधर उधर काम किया है, बट फाइनली आफ्टर द कोविड और ड्यूरिंग द कोविड टू बी वेरी प्रिसाइज, जब सब लोगों के पास कोई काम नहीं होता था और हम लोग सब लोग अपने अपने घरों में कैद थे, I also started shuffling my notes, looking for the things that were lying with me for some time, and I had never had the opportunity and time to look through them. तो वो जब मैंने देखना शुरू किया तो I was reminded of my responsibility of creating my experiences back on black and white, and that's how Olive Diary happened. कल सक्सेना, आपने इसमें 7 और नए एडिशन में एक्चुअली 8 स्टोरीज लिखी हैं। मैं तो सब स्टोरीज पढ़ चुका हूं जी, जी। और मुझे बहुत मज़ा आया, जी, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इसमें एक स्टोरी बहुत मज़ेदार लगी मुझे, सबसे बढ़िया, और काफ़ी उसमें एक तरह से अजीब व गरीब चीज़ें उसमें देखने को मिली। ठीक है, ऐसा होता है सर्विस में। जी बिल्कुल। तो उसमें एक ब्रेकिंग द बैंक स्टोरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करें पहले। आज इस एपिसोड में हम लोग ब्रेकिंग द बैंक पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रवि, एब्सोल्युटली। उसको जानने से पहले एक्चुअली उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे दर्शकों के लिए समझना चाहूँगा, वरना उनको इनके बारे में डिटेल नहीं पता लग पाएगा। ठीक है। तो इसमें तो आपके जो है जो ब्रेकिंग द बैंक में, इसमें आपने कोई बंद कोई कनाल तोड़ दिया था। ठीक है, तो नाम से ही लगता है कि एक एफआईआर भी उसमें हुई थी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जी बिल्कुल। और एक कुत्ते को भी जो है आपने बचाया था। बिल्कुल रवि। तो ये सब बहुत उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई थी। जी जी। और मुझे आप बताइएगा कि सबसे पहले कि ये सैपर क्या होता है? हाँ रवि, मेरा ख्याल है जैसे हम लोग तो इस प्रोफेशन में हैं और हम लोग इन टर्म्स से काफ़ी परिचित भी हैं, तो इसलिए हमें बड़ी अजीब नहीं लगती बात ये सुन के। पर मेरा ख्याल है जब हमारे दर्शक जो जिनका फ़ौज से या आर्मी की लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, उनके लिए ये शब्द थोड़ा उलझन वाला हो सकता है कि ये क्या भला है। आपने ठीक किया कि हम अपनी बात शुरू करें कि सैपर होता क्या है। तो सैपर्स, जैसा रवि आप जानते हैं, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स जो हमारी टेक्निकल कोर है इंडियन आर्मी की, उसमें जितने भी लोग होते हैं उन्हें हम सैपर्स कहते हैं, चाहे वो ऑफिसर हों, चाहे वो जेसी हों, और चाहे वो अदर रैंक्स हों। जो भी व्यक्ति फौज में रहते हुए इंजीनियर्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स में रहते हुए कॉम्बैट इंजीनियरिंग का टास्क पूरा करता है, लड़ाई के दौरान, लड़ाई के पहले, लड़ाई के बाद, ऐसे व्यक्ति को सैपर्स नाम दिया गया। अच्छा। हाँ, तो सैपर्स एक्चुअली पुराने समय में जब ये इंजीनियर्स टर्म नहीं यूज़ होता था, सैपर ही यूज़ होता था, और सैपर्स एंड माइनर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें वो धीरे धीरे सैपर्स एंड माइनर्स छोटा होते होते सिर्फ सैपर्स रह गया। आपको एक बात बता दूं, अगर आप रुड़की जाएं, जो हमारा बंगाल इंजीनियर ग्रुप का, कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक हमारा ग्रुप है, उसके कमांडेंट के घर का नाम भी सफ़र मैना हाउस है। आप कहेंगे ये सफ़र मैना का इससे क्या रिलेशन है? तो मैं ये सफ़र मैना एक्चुअली सैपर्स एंड माइनर्स का बिगड़ा हुआ रूप है। अच्छा। तो जब जवान या लोग सेना में, फौज में भर्ती होना चाहते थे और वो आसपास के इलाकों से वहाँ आया करते थे रुड़की में, तो लोग उन्हें बताते थे कि वो सैपर माइनर्स बोलने के बजाय वो कह लेते थे सफ़र मैना चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा भर्ती हो जाएगा नॉल। ऐसे कहते कहते वो वर्ड ऐसा हो गया, और हिस्टोरिकली नाउ द कमांडेंट्स हाउस इन बंगाल सैपर्स रुड़की इज कॉल्ड सफ़र मैना हाउस। अच्छा अच्छा। तो जी सैपर ये है। अच्छा, अब अगली टर्मिनोलॉजी उसके बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी स्टोरी जो है, ये वाली स्टोरी आपकी ख़ास तौर से
ये इंदिरा गांधी कैनाल के हाँ बिल्कुल, एरिया में हुई है। जी 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 जी, तो थोड़ा इंदिरा गांधी कैनाल के हाँ, बारे में कुछ बताना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। रवि, जैसे पंजाब तो हमारा काफ़ी डेवलप्ड प्लेन्स का इलाका है, जहाँ पर बहुत अच्छी सिंचाई की सुविधाएं हैं, नहरें हैं, बांध हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था है और बहुत बड़ी अच्छी खेती ट्रेडिशनली होती रही है। पंजाब हैज़ बीन वेरी प्रॉस्परस। लेकिन राजस्थान जो हमारा इलाका है, वो वहाँ पानी की सुविधाएं उतनी नहीं हैं। तो 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ पाकिस्तान और हमारे बीच में, तो कुल कुछ नदियों के पानी के इस्तेमाल करने का हक हमें मिल गया। आप तो जानते हैं सतलज है, व्यास है और रावी है। रावी। तो ये सतलज और व्यास नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, ये पंजाब में एक जगह है हरीके। तो हरीके में आके ये दोनों मिल जाती हैं नदियाँ। वहाँ एक हेडवर्क या एक तरह का बांध बनाया गया है ताकि पानी को वहाँ स्टोर किया जा सके और वहाँ से कनाल सिस्टम ले जा करके ये पानी दूर दराज के इलाकों तक भी भेजा जा सके। पंजाब को तो पानी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हरियाणा है या राजस्थान है, वहाँ तक भी ये पानी पहुँचाया जाए। तो इस हरीके हेडवर्क से दो बड़ी बड़ी कनाल्स निकलती हैं। एक्चुअली एक कनाल है जिसको हम आईजी कनाल या इंदिरा गांधी कनाल कहते हैं। पहले इसे राजस्थान कनाल भी कहा जाता था। फिर 1984 में ये इंदिरा गांधी के नाम से इसको दोबारा नया नाम दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ा कनाल सिस्टम है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी कनाल वहाँ से ओरिजिनेट होती है और लगभग 650 किलोमीटर आगे राजस्थान तक जाती है और वहाँ गंगानगर और उसके आसपास भी इलाकों को काफ़ी हरा भरा किया है इस नहर के सिस्टम के आने के बाद से। दूसरी जो कनाल है जो इसके बिल्कुल पैरेलल चलती है, जैसे इसलिए इनका नाम ट्विन कनाल पड़ गया है काफ़ी दूर तक। तो वो हरियाणा तक जा कर के फिर वो डिसिपेट हो जाता है पानी उसका, एंड दैट इज़ कॉल्ड आईजी फीडर, इंदिरा गांधी फीडर कनाल। तो ये दोनों कनाल सिस्टम जो हैं ये हरीके से निकलते हैं और ये 200 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। तो इस स्ट्रेच को हम लोग ट्विन कनाल के नाम से भी जानते हैं। ये पंजाब के इलाके में अगर आप देखें तो ये काफ़ी मशहूर है। इतने नाम से ही लोग बाग समझ जाते हैं कि हम किस कनाल की बात कर रहे हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ रवि, कनाल जो होती हैं वो उनको डिफ़ाइन करने का थोड़ा सा उनके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी अलग अलग तरीका होता है। थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन मैं चाहूँगा ये थोड़ा समय लेके मैं यहाँ बताऊँ, क्योंकि शायद कहानी में आगे चल के ये बात काम आएगी, ये जानकारी काम आएगी, इसलिए मैं इस समय बताना चाहता हूँ। क्योंकि पानी कैनाल से दिया जाता है जी, और जी। आप कैनाल में पानी भेज रहे थे। हाँ रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम कनाल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। तोड़ करके उसको उसमें पानी भेज रहे थे। हाँ। तो होता ये है कि कनाल जब पानी ले जाने का ही साधन है और ग्राउंड का जो स्लोप होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन कनाल को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो कनाल को तो आपको स्ट्रेट एक पर्टिकुलर स्लोप में ही, ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं, आगे बढ़ाना होता है। तो कई बार जब वो कनाल ऐसी जगह पे पहुंचती जहां ग्राउंड बहुत डिप्रेशन में है, तो आप कनाल को तो नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर आप कनाल नीचे ले गए तो फिर ऊपर कैसे लाएंगे, तो पानी तो आगे जाएगा नहीं। इसलिए उस नीचे वाले हिस्से को भर के वहाँ एक बांध बनाया जाता है जिसको हम बंद कह देते हैं, और बंद के ऊपर से फिर सही ग्रेडियंट मेंटेन करते हुए कनाल आगे बढ़ाई जाती है। तो जिस हिस्से में फिलिंग करके लेवल ग्राउंड किया गया है और कनाल बनी है, उस हिस्से को हम लोग कनाल का फिल सेक्शन कहते हैं। और इसका ऑपोजिट अगर आप देखें कि अगर ग्राउंड ऊंचा है, ग्राउंड ऊंचा है तो अब आप कनाल को ऊपर ले जाके नीचे तो नहीं करेंगे, क्योंकि पानी फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस केस में हमको ग्राउंड को कट करना पड़ता है, और जब हम कट करके और उसके बीच में से कनाल आगे निकालते हैं ग्रेडियंट मेंटेन करते हुए, तो उस हिस्से को, कनाल के उस हिस्से को कट सेक्शन कहते हैं। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो आपने एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ दी और आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गया। हाँ? आप तो गए थे सिविल अथॉरिटी को मदद करने के लिए और इतने अच्छे काम के लिए, आपको इतने लोगों की जान बचाने के लिए, और
प्रॉपर्टीज बचाने के लिए आपको तो रिवॉर्ड अवार्ड ये सब मिलना चाहिए था, लेकिन आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई, वो भी नॉन बेलेबल। हाँ रवि, ये कैसे हुआ? रवि ये ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसीलिए ब्रेकिंग बैंक आपकी पसंदीदा कहानी बन पड़ी है। मेरे तो सारे बच्चे एक से हैं, तो मुझे सारे बच्चे अपने प्यारे हैं। सही बात। ब्रेकिंग बैंक जब ये उस पीरियड की कहानी है 1988 की, जिस साल पंजाब में बहुत सीरियस बाढ़ आई थी। मुझे लगता है ऐसी भयानक भीषण बाढ़ पंजाब में इससे पहले कभी नहीं आई और आज तक भी नहीं आई। और उस पीरियड में ये हुआ था कि तो बारिश हुई थी अच्छी खासी? अरे नहीं रवि, मजे की बात यही है कि उस बाढ़ में बारिश नहीं हुई और उसके बाद भी बाढ़ आई। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाकया है, इसे मैं ज़रूर सारे दर्शकों से साझा करना चाहता हूँ। ये सितंबर की बात है, सितंबर में ये कहा गया, सितंबर एंड में, बल्कि सितंबर 1988। उन दिनों आपको याद होगा पंजाब में मिलिटेंसी जो खालिस्तान का काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा था, काफ़ी जोर था। ये खाड़कू कहलाते थे जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स होते थे। और ये लोग, इन लोगों ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। और करते क्या थे ये लोग कि ये वहाँ से ऑपरेट करते थे, पाकिस्तान से पार चले जाते थे, वहाँ उनको मटेरियल सपोर्ट, हथियारों का सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट, ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ों की सहूलियत हो जाती थी, और फिर आके यहाँ ऑपरेट करने लगते थे। तो जब हमने बॉर्डर फेंस को बनाना शुरू किया, या बॉर्डर, वो तो खैर बाद में आई है, लेकिन जब हमने थोड़ा सा उसको टाइट करने की कोशिश की वहाँ की सिचुएशन, तो उस केस में फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने पंजाब में ही कई जगहों पर छुपना शुरू किया, अपने हाइडआउट्स बनाने शुरू किए। तो ये कहानी मैंने जैसे आपको सिखाया 88 की है। मैं अपनी रेजिमेंट के साथ इंजीनियर, उन दिनों मैं इंजीनियर रेजिमेंट में था। तब तो आपकी सर्विस 4 साल, मतलब हाँ जी, बिल्कुल, यंग कैप्टन। हाँ, मैं 4-5 साल सर्विस रही होगी या कम। आई वॉज अ यंग कैप्टन एंड आई केम टू फिरोजपुर विथ माई रेजिमेंट। हम लोग वहाँ पर आकर के हमने बस संभाला ही था काम, और हम वहाँ के हालात से वाकिफ़ हो रहे थे कि यहाँ किस तरह का काम है, और उसी समय ये हुआ। तो चलिए आपको बाढ़ के बारे में बताता हूँ। हुआ ये कि हमें बुलाया गया, हमारे रेजिमेंटल हेडक्वार्टर से मैसेज आया, हमें कहा गया कि और सितंबर एंड हो चुका है, ऑलमोस्ट अक्टूबर होने वाला है, और हमको कहा गया कि आप बाढ़ के लिए तैयारी कीजिए, मतलब फ्लड रिलीफ। हाँ, फ्लड रिलीफ की तैयारी कीजिए। तो मैंने कहा कि फ्लड रिलीफ कहाँ होना है, शायद हमें कहीं जाना पड़ेगा, असम तो नहीं भेज देंगे। ऐसी बारिश तो हुई नहीं। हम लोग असम से ही आए थे, वहाँ काफ़ी बारिश हुआ करती थी। तो हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पुराने लोगों ने याद कर लिया। लेकिन बोले नहीं, यहाँ बाढ़ आने वाली है और बाढ़ की तैयारी करनी है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कहीं ऐसा भी होता है कि ना यहाँ बारिश हो रही है, ना बारिश का मौसम है, कहीं पता नहीं लग रहा है कि ये ऐसी कोई बात होने की संभावना है, और हमें कहा जा रहा है कि आप। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग ना मिलिट्री एक्सरसाइजेज जैसी होती हैं उस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं, और हम लोगों को सिर्फ हमारी प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए कि हम तैयार हैं कि नहीं ऐसी किसी सिचुएशन के लिए, ये एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन नहीं साहब, हमें तो हुक्म था कि हम अपना पूरा सामान जो होता है वो ड्रॉ करें, अपनी टीम्स तैयार करें, और अपने आप को, बल्कि हमारी फैमिलीज़ को जितना हो सकता था, हम लोग, हमारी यूनिट की लोकेशन काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके में थी, तो हमें वहाँ शिफ्ट किया गया। तो हमें लगा कि बड़ी अजीब सी बात हो रही है, और मुझे कुछ भरोसा नहीं हुआ इस बात से। लेकिन 48 आवर्स एंड वी वर कन्विंस्ड, आई वॉज कंक्लूसिवली प्रूव्ड रॉन्ग। ऐसी बाढ़ आई जैसी बाढ़ पंजाब ने आज तक नहीं देखी। हाँ, और उसमें आपका स्कूटर बह गया। बनिया से लोन लेकर के स्कूटर पे ही था आपने। हाँ रवि, उन दिनों आप तो जानते ही हैं हम लोग किस तरीके से अपना काम चलाते थे। मतलब आर्मी में तो वैसे भी सैलरीज, इट इज़ नॉट समथिंग टू, हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई मीन यू आर डिसेंट हैंड टू माउथ। लेकिन उन दिनों मुझे भी शौक था, तो मैंने नया एक स्कूटर बुक किया था, CSD से वो खरीदा था। उन दिनों LML वेस्पा नया शुरू हुआ, तो वो मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो वो
मैंने यूनिट के बनिया जो होते हैं, यूनिट के बनिया आपको पता होगा हमारे एकदम दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली एक्चुअली, दे हमारे साथ ही मूव करते हैं, सिर्फ फील्ड एरियाज छोड़ दें तो बाकी सब जगह वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी तरह की जिंदगी बिताते हैं, लेकिन दे आर वेरी मच, दो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट्स, लेकिन वो वेरी मच पार्ट ऑफ आर, उनको पोस्ट डेटेड चेक दे करके जी, और जी, जी। कैश ले काम चल जाता था बैंक तो बस उसी तरह मैंने भी 1000-2000 रुपये जो मुझे कम पड़ रहे थे तो उनसे लेके वो स्कूटर लिया था। तो स्कूटर तो हमारा खड़ा हुआ था ऑफिस मेस में, हम लोग अपने फ्लड रिलीफ में आ गए थे, और जब बाढ़ आई तो जो अनबिलीवेबल बाढ़ थी फॉर यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने जब, मतलब मैं तो मानता ही नहीं था कि बाढ़ आ सकती है, हाँ। और मैं सब लोगों को देख रहा था कि ये क्या पागलपन कर रहे हैं, मतलब क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं होना है, ये अभी सारा ड्रामा करेंगे और उसके बाद वापस घर में चले जाएंगे और कहेंगे जी सब ठीक हो गया। लेकिन नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा, जब बाढ़ आई तो ऐसी आई कि हमेशा याद रहेगी। देखिए अब कारण क्या था उसका? हाँ रवि, आप मुझसे कारण पूछेंगे तो मैं बस कारण ये बता सकता हूँ कि भाखड़ा डैम से कुछ गेट्स खोले गए, बल्कि काफ़ी सारे गेट्स खोले गए और एकाएक बहुत सारा पानी रिलीज़ हुआ। कहा यह गया कि जो इसके कैचमेंट एरिया है, जो भाखड़ा डैम का कैचमेंट एरिया जहाँ से सारा पानी इकट्ठा होता है रिजर्वायर में, वहाँ काफ़ी बारिश हुई सितंबर के एंड में, और करीब 60-70 ml बारिश हो गई एकदम बहुत जल्दी, तो उससे काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो गया, और जो भाखड़ा डैम था उसकी सुरक्षा खतरे में आ गई। मतलब अगर उसे पानी को नहीं रिलीज़ किया जाता तो पानी डैम को शायद ब्रेक कर देता, तो वो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए वो तुरंत बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में उन गेट्स को खोलना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी नदी में आया, सतलज में आया, और नीचे जितना पंजाब तक ही आया, और वहाँ आके काफ़ी फ्लड वाली सिचुएशन पैदा हो गई। लेकिन रवि, मैं ये कहूँगा कि ये पूरा कारण नहीं था, इसके अलावा भी बहुत अहम कारण था, जिस, अगर आप मुझसे कहेंगे इसके बारे में कोई आप प्रूफ दे दो तो शायद मैं कोई प्रूफ ना दे पाऊँ। जैसे मैं कह रहा था कि पंजाब में मिलिटेंट्स ने सतलज के किनारे उस एरिया को मांड कहते हैं, जहाँ बिल्कुल रिवराइन एरिया है, रास्ते हैं नहीं, गाड़ियाँ जा नहीं सकती, उन इलाकों में ये जो मिलिटेंट्स थे खालिस्तानी, इन्होंने अपने हाइडआउट्स बना लिए थे, जखीरे हथियारों के जखीरे इकट्ठे कर रखे थे, वो खुद भी जाके छुप जाते थे जब ज़्यादा प्रेशर होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान किया गया था कि अगर हम एकाएक बिना नोटिस के बहुत सारा पानी नदी में रिलीज़ करेंगे तो ये सारा का सारा पानी एक तरह से उस एरिया को पूरा फ्लड कर देगा, और उसकी वजह से सारा जो इनका इकट्ठा किया हुआ असला है, हथियार, एक बार में ही डूब जाएगा, और जब ये कंट्रोल हो जाएगा तो वो हमें इसे उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचागा। जी, और इस पंजाब की सिचुएशन को, जो मिलिटेंट की या खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रहा था, उसको हमें ब्रेक करना, अच्छा ब्रेक लगा। आपको एक बात और बता दूं, अब इसे आप प्रूफ माने या ना माने, ब्यास और भाखड़ा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन होते थे मेजर जनरल BN कुमार उस समय। जनरल कुमार, ये जो वाकया हुआ है ये अक्टूबर में हो गया, अक्टूबर 1988 में, और नवंबर में फर्स्ट वीक में प्रॉबेबली जनरल कुमार वाज शॉट डाउन बाय खालिस्तानी टेररिस्ट इन चंडीगढ़। 6th और 7th नवंबर को है, इसको देखेंगे तो वो डिटेल्स मिल जाएंगे। That could be the reason. And they claimed that he is responsible for bringing this flood situation to Punjab, and therefore he has caused loss to the Punjab cause and whatever, and therefore इसलिए हम ये बदला ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ऐसी घटना है जिसको अगर हम जोड़ के देखें तो मेरी बात को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलती है, बिल्कुल, कि शायद ये प्लान की हुई चीज़ थी। वेल, आपने सिचुएशन कैसे कंट्रोल की? हाँ, तो रवि, जो कहानी शुरू हुई वो लगभग इस समय शुरू हुई। दिन का टाइम था, 3-4 बजे का टाइम था, एंड आई गॉट अ कॉल टू मीट माई CO हु वाज वेटिंग फॉर मी एट सम पर्टिकुलर प्लेस सिविल एरियाज में, और हम लोगों की अलग अलग टीम्स थी, तो हम लोग अलग अलग जगह डिप्लॉयड थे। कुछ लोग अपने बाउट्स लेके लोगों को निकाल रहे थे पानी में, और दी फ्लड्स वर एक्सटेंसिव।
एक आपको एक फिगर दूं विच विल सॉर्ट ऑफ गिव यू एन आइडिया। पंजाब में कोई 34-35 लाख लोग बाढ़ से इफेक्ट हुए थे। अगर हम ये देखें कि कोई 2500 गांव ऐसे थे जो कंप्लीटली मरूंड थे या वॉश ऑफ हो गए थे। ओके। एंड हाँ, एंड almost 1/3 rather 2/3 of the villages were actually affected with the flood situation। मतलब किसी न किसी रूप में असर पड़ा था। तो इट वाज वेरी एक्सटेंसिव। इसलिए हम लोगों का जितना भी टीम्स थी वो पूरा काम, मतलब हम दिन रात लगे रहते थे, लेकिन हम फिर भी हमें कॉल मिलती रहती थी कि फलानी जगह लोग फंसे हुए हैं, खाना नहीं पहुंचा है, उनको निकालना ज़रूरी है, पानी बढ़ रहा है। हर जगह पहुंचना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में मेरी टीम से मुझे मैसेज मिला कि मैं अपने सीईओ से मुलाकात करूं, एंड आई वेंट देयर। व्हेन आई वेंट देयर ही वाज स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल, ट्विन कैनाल के एक होम बैंक में हम लोग खड़े हुए थे। उनके साथ एक सज्जन थे। आई वाज टोल्ड लेटर ऑन दैट ही वाज द डीसी ऑफ फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, और उनमें आपस में कोई बात चल रही थी तो मैं जाके ज्वाइन कर लिया। उनको ये समझा, और मैंने देखा कि वो कनाल पे खड़े होकर कि वो कनाल जो था वो पोर्शन वो एक फिल सेक्शन में था। इसका मतलब है कि जो आम ग्राउंड का लेवल है उससे ऊपर बंद बना के वो कनाल वहाँ से निकल रही थी। इस वजह से जो बाढ़ का पानी आ रहा था वो आकर के सीधा इस बंद पे इकट्ठा होता जा रहा था और पानी तो आए जा रहा था। इस वजह से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम वहाँ पर जो जितने सारे भी विलेजेस हों, 4-5 हज़ार लोग तो कम से कम अफेक्टेड थे उस एरिया में, उनको सबको हम ठीक टाइम से निकाल लें, क्योंकि पानी 4-5 फीट बढ़ चुका था। और जिस रेट से पानी बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा टाइम नहीं है, लोग यहाँ डूब जाएंगे इनको अगर यहाँ से नहीं निकाला गया। डीसी साहब हम लोगों से कह रहे थे कि आप यहाँ अपनी टीम लगाइए और यहाँ से लोगों को बचाइए या खाना पहुँचाइए या जो भी है। और मेरे सीईओ साहब बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपने रिक्वेजिशन किया था हमको, उस हिसाब से हमारी ये मैन पावर यहाँ लगी है, आप मुझे बताएं कहाँ से मैं निकाल के लगा दूं, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम और इनडेफिनेट नंबर ऑफ या जितना भी है लोग आते जाएं और करते जाएं। इतने ही लोग हैं, इतने ही लोगों से काम चलाना है। तो वो कह रहा था तो फिर क्या इन लोगों को हम ऐसे छोड़ दें? तो तब मेरे सीईओ, आई हैट्स ऑफ टू हिम, ही केम आउट विद अ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन एंड ही टोल्ड द डीसी कि देखिए इस स्थिति में एक ही उपाय बचा है। ये जो फिल सेक्शन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कनाल है, अगर हम इस कनाल का होम बैंक तोड़ दें तो ये सारा पानी जो इकट्ठा हो रहा है निकल जाएगा। इस पानी, हाँ, ये कनाल में जाएगा और वहाँ से बह के निकल जाएगा और ये सब सिचुएशन बच जाएगी। तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सोल्यूशन। ही सेज आप कनाल तोड़ देंगे? तो हमने कहा कि कनाल तोड़ देंगे का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ विनाश मचा देंगे या कुछ। इट विल बी अ कंट्रोल्ड डिमोलिशन। पानी को रास्ता देंगे बस। जी। और आप जो सैपर की बात कर रहे थे ना, तो दिस इज वन ऑफ द जॉब्स, डिमोलिशन। वी आर सपोज्ड टू बी गुड एट दिस। तो ये एक टास्क सैपर्स का होता है, बिसाइड ऑल अदर टास्क, कि हम एक्सप्लोजिव यूज करके वी कैन कैरी आउट कंट्रोल्ड डिमोलिशन। तो आपने तोड़ा उसको? जी बिल्कुल। और कितना समय लगा इसमें? हम लोग सारी रात काम करते रहे। जब एक बार ये तय हो गया कि हाँ यही सोल्यूशन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो मैंने फिर इनफैक्ट मेरे सीईओ ने मुझे इशारा किया एंड आई टोल्ड कि फेयर इनफ, आई विल गो बैक, गेट माय टीम, गेट माय स्टाफ। एक्सप्लोजिव मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा मैगजीन से। आप जानते हैं एक्सप्लोजिव ऐसे ही नहीं रखा होता है, करेक्ट, अलग जगह पे रखा होता है। नहीं वो तो आप फ्लड रिलीफ पे गए थे, वो एक्सप्लोजिव लेके क्यों जाएंगे? जी बिल्कुल। तो वहाँ एक्सप्लोजिव का कोई काम नहीं था, तो हमें वो स्पेशली ड्रॉ करना था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगना था। तो मैंने अपने सीईओ को बताया कि मैं ये एग्जीक्यूट शुरू करूँगा इमीडिएटली, और हम फिर अपनी टीम लेके वहाँ रात में हम पहुँचे और हमने दोज डेज इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होती हैं रवि। वी हैव 9 होल टेक्निक्स और 12 होल टेक्निक्स और थिंग्स लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं, पिंजौर रॉक ड्रिल्स होती हैं, उससे हम ज़मीन में ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं रॉक ड्रिल्स पे, और वो जब सफिशिएंट डेप्थ तक हम उसमें ड्रिल कर देते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से जितना हमको एरिया तोड़ना है वहाँ पर हम उस तरीके से उतने होल्स करते हैं, फिर उन होल्स में हम एक्सप्लोजिव फिल करते हैं। ये फौज में जो एक्सप्लोजिव यूज़ होता है उसको PEK Mark 1 एक्सप्लोजिव होता है,
प्लास्टिक Plastic एक्सप्लोजिव explosive. किरकी, दैट इज हाउ द नेम इज। करेक्ट। ये बिल्कुल 100 ग्राम की एक छोटी सी गुल्ली की तरह होता है, रैप्ड Correct. होता है हम्म। और सॉफ्ट होता है, क्ले की सॉफ्ट तरह। होता है, हाँ, हाँ। तो उसको फिर हम लोग उसमें फिल कर देते हैं, आसानी से फिल हो जाता है, वो पूरी जगह में कॉम्पैक्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद फिर डेटोनेटर डेटोनेटर्स, लगा के फ्यूज वायर, ये सारी चीज़ें लगा के और उसके बाद फिर हम इसको इग्नाइट करते हैं, ब्लास्ट कर जी ब्लास्ट करते हैं। डायनेमोज होते हैं, उनको उससे ब्लास्ट से। करते हैं, मैकेनिकल डायनेमोज होते हैं। हम्म। और उसके बाद वो चूंकि कनेक्टेड सब जगह से होते हैं तो पूरा एक साथ फिर वो ब्रीच बनता है। तो वही हम लोगों ने किया, हम लोग सारी रात वहाँ काम लगे। करते रहे। तो वी सुबह ड्रिल्ड तक- दोज होल्स। सुबह तक आप लोगों ने उसको? जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह जैसे एक तरफ सुबह हो रही थी वैसे ही हमारे वो चार्जेस कंप्लीट हो गए थे, ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई थी। हम लोग तो मिट्टी में पूरी तरह से सन गए थे, बिकॉज जब वो ड्रिलिंग होती है तो चारों तरफ मिट्टी उड़ती है, सो वी वर ऑल कोटेड लाइक, लेकिन वो एक अलग बात है, हम लोग उसमें लगे हुए थे। नहीं, वैसे कनाल भी बहुत बहुत मजबूत कनाल है, बहुत बड़ी हाँ, कनाल है, हाँ, तो हाँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क ये था। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा टास्क था। हम्म। कनाल हालांकि उसके जो बैंक्स हैं वो अर्दन बैंक्स हैं, मतलब मिट्टी फिर के भी, बने हुए हैं, हाँ। लेकिन अंदर से लाइनिंग है उस पर। करेक्ट। और लाइनिंग होने की वजह से वो सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी मजबूती आ जाती है। प्लस थोड़ी सी लाइनिंग साइड में भी की जाती है ताकि वो बारिश के पानी से ही वो बैंक ना कटाव को रोक खराब। ले। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सारी मिट्टी होती, बीच बीच में बोल्डर्स भी डाले हुए होते हैं जब सही वो बात उसका बंद बनाने की कोशिश करते हैं। तो वी डिड नॉट नो कि कहाँ हमें बोल्डर मिल जाएगा या बोल्डर की वजह से इम्पैक्ट प्रॉपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक्सप्लोजिव का। और मैनुअली तो उसको तोड़ना नहीं नहीं नहीं, असंभव मैनुअली था। तो महीनों का काम है वो, नो बडी कैन रियली डिग इन टू दैट, क्योंकि हमें कम से कम 20-25 फीट का चौड़ा ब्रीच चाहिए था उसमें होम पानी बैंक को में। निकालने के लिए। हाँ, तो वो इट वाज दैट वाज नॉट एन ऑप्शन। So we did that and we completed the task by morning. First light, everything was ready, and then we detonated the whole thing and और boom. उसमें एक डॉग को जो आपने रेस्क्यू भी किया था। जी बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल रवि, इंसानों को तो रेस्क्यू हम लोग कर ही रहे थे, एंड द सिचुएशन सो डेवलप्ड दैट अ डॉग आल्सो नीडेड टू बी रेस्क्यूड। हुआ ये था कि जैसे हमने ये ब्लास्ट ये कंप्लीट किया टास्क और हमने वो डिजायर्ड ब्रीच बना दिया कनाल पे, तो पानी उसमें से बहकर निकलना शुरू हो गया एंड दी सिचुएशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग। हुआ ये कि हम लोग जब सारी रात काम कर रहे थे तो आसपास के गांव वाले भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। पंजाब में पीपल आर वेरी फॉर आर्मी एंड दे रियली कम एंड जॉइन यू एंड दे वांट टू हेल्प यू व्हेनेवर यू आर डूइंग अ गुड जॉब। हुआ भी यही, हम लोग जब सुबह हुई और हम अपना काम कर रहे थे तो रात से ही लोगों का जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो गया था। दे न्यू दैट फौज कुछ कर रही है उनकी बाढ़ की सिचुएशन को ठीक करने के लिए, तो दे वर ऑल देयर। और सुबह टाइम जब ये हमने ब्लास्ट कर दिया और उसके बाद से ये पानी निकलना शुरू हो गया, तो उस पानी का बहाव धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो ब्रीच बड़ी होती जा रही थी, शुरू में तो 4-5 फीट की थी और धीरे धीरे फिर वो ब्रीच बड़ी होती जा रही थी। और हम तैयार थे कि जैसे वो करीब 15-20 फुट पे पहुंचे तो हम उसकी शोल्डर्स को सील कर दें, क्योंकि वो सील करने से फिर वो वहाँ पर रुक जाएगा उसका, नहीं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो पानी जैसे जैसे ब्रीच बड़ी हुई, पानी का बहाव भी बढ़ना शुरू हो गया और बहाव के साथ साथ हमने देखा कि जो चीज़ें डूब गई थी गाँव में, सामान लोगों का बह करके उसमें से निकल रहा था एंड द होल लॉट ऑफ फोर्स वाज देयर, और वो पानी पूरा बह करके उसमें से निकल रहा था। सडनली वी सॉ, हम लोग तो वहीं कनाल बैंक पे खड़े हुए थे, वी सॉ समथिंग एट अ डिस्टेंस। वहाँ ऐसा लगा जैसे गोल कोई चीज़ तैर रही है और उसके ऊपर कुछ गोल गोल घूम रहा है, एज इफ समवन इज डांसिंग देयर। तो हमें समझ नहीं आया, सुबह सुबह का टाइम था, बहुत अच्छी रोशनी भी नहीं थी उस समय। जैसे हमारी नज़र पड़ी थोड़ा और नज़दीक तो हमने देखा कि एक शायद कोई छप्पर था किसी कच्चे मकान का जो तैर रहा था। पानी में तैर रहा था, और उसके ऊपर एक कुत्ता, वो शायद बेचारा अपनी जान बचाने के लिए चढ़ परेशान गया था। होगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे पानी बाढ़ वो बहना शुरू हुआ, पहले तो स्टेबल रहा, लेकिन पानी का बहाव हुआ तो वो छप्पर बह के आया, तो उसके साथ वो डॉग भी उसके साथ बह के चला रहा था और वो बेचारा परेशान था। ही वांटेड टू गेट आउट फ्रॉम दैट थिंग टू सेव हिमसेल्फ, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कितना पानी है, कहाँ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ तो पानी पानी था। और वो धीरे 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 वो ब्रिज के पास आता जा रहा था और ये तय था कि अब वो छप्पर समेत कनाल में गिरेगा और इट कुड एक्चुअली बी फेटल फॉर हिम। हुआ भी वही, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, क्योंकि हमें लग रहा था कि टाइम है, लेकिन वो टाइम नहीं था, एकदम
थोड़ी देर में तो टाइम ऐसे टेलीस्कोपिक होने लगा, एकदम सडनली वो पास आया, फिर देखा और एकदम से वो निकल पूरे गए छप्पर के साथ साथ वो डॉग पानी में। पानी में चला गया। हम लोग कुछ समझ पाते कर पाते तभी एकदम पानी में कूदने की आवाज़ हुई तो मेरी नज़र पड़ी, हमारा एक जवान जवान था, इनफैक्ट 2-3 जवान थे, उन्होंने देख लिया था, उन्हें पता था कि ये इसको ऐसी स्थिति आ रही है, एंड दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड टू सेव द डॉग एंड दे जंप्ड इनसाइड द वाटर। वेल एंटिसिपेटेड। वेल एंटिसिपेटेड, दे एक्चुअली गिव अ फोरथॉट, उन्होंने थोड़ा आगे सोच लिया कि क्या होगा, तो थोड़ा आगे जाकर के कूदे वो, जब पानी का टर्मोइल जो है, टर्बुलेंस से थोड़ा कम हो जाता है, एंड देन दे सेव दैट डॉग। ओके, हाँ, गुड रेस्क्यू। वेरी गुड रेस्क्यू, एंड दैट डॉग वाज सो हैप्पी। वो जब निकल के आया तो पानी में पूरी तरह भीगा हुआ था, बट ही वाज सो हैप्पी, ही वाज wagging his tail and he was going to each and every person, जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे सबके पास जाके उनको he was licking them and थैंक यू बोल रहे हैं। he was saying thank you to them. So it was a very emotional scene. In fact, I can recreate that scene anytime I feel I am reminded that I'm very fond of pets that way. ओके, And you will be happy to know that this dog stayed with us. ओके, हाँ, उसे फिर हमारे कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया, वो हमारा यूनिट मैस्कट बन गया, हमारे साथ ही रहा, काफ़ी समय तक हमारे साथ रहा, एंड दैट्स हाउ द रेस्क्यू ऑफ द डॉग इट बिकेम अ ब्राइट पॉइंट, दो नोबडी गिव अस एनी शाबाशी फॉर दैट, बट उसकी इमोशंस को देख के ही वही हमारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड था, एंड वी रियली फेल्ट हैप्पी दैट वी कुड सेव हिम। वो तो बहुत ही बढ़िया रेस्क्यू किया आपने। जी। बट व्हाट हैपेंड टू योर स्कूटर? वाज इट रेस्क्यूड एंड हाउ वाज इट रेस्क्यूड? हाँ, आई वाज लकी देयर आल्सो रवि। हुआ ये कि पानी जब मुझे खबर मिली तो मेरा तो मोरल डाउन हो गया। नया स्कूटर खरीदा था, उस पे अभी रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लगा था, एएफ लिख के ही चला रहा था। और नंबर आ गया था PCE 1223। ओके, और मुझे लगता था कि मैं बड़ी अच्छी सी फैंसी सी प्लेट बना के लगाऊंगा, इसलिए वो लगा नहीं था तब तक। उन दिनों हम लोग कुछ भी किया करते थे, आपको याद होगा आरटीओ भी बड़ा कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता था, करेक्ट। तो मैं ब्रास के लेटर्स से बना के लगाना चाहता था, दैट वाज व्हाई इट वाज पेंडिंग। लेकिन जब मुझे खबर मिली कि स्कूटर डूब गया तो मेरे सारे अरमान उस स्कूटर के साथ ही डूब गए। बट आई वाज लकी, लाइक आई सेड, जब बाढ़ का पानी उतरा तो थोड़ी दूरी पर पेड़ों का एक झुरमुट था, एक क्लैंप ऑफ ट्रीज, वहां पर वो जाके फंस गया था, एंड मिल गया। हाँ, वो स्कूटर मिल गया, और स्कूटर हालांकि डैमेज हो गया था, पर इतना डैमेज नहीं हुआ था, ज़्यादा मिट्टी विट्टी ज़्यादा भर गई थी उसमें, और थोड़ा सा एब्रेशंस भी हुए थे, थोड़े डेंटिंग भी हुई थी, लेकिन वो फिर भी मैं उसे ठीक ठाक करा के और मैंने उसका इस्तेमाल किया, एंड आई वाज वेरी हैप्पीली यूजिंग दिस स्कूटर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट मैं 2005 तक शायद उस स्कूटर को ओके। यस, सो दैट वाज। और उस एफआईआर का क्या हुआ? Ravi, FIR was a funny thing actually. This was the least expected thing from this whole story. हुआ ये कि जिस इस रेस्क्यू या इस फ्लड रिलीफ वर्क में हम लोगों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेजिशन मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग, जिसके बेस पे हम लोग कोई भी काम करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, ये गलती मेरी कह लीजिए, मैंने डीसी से ये काम शुरू होने से पहले रिटन में वो जो एक रिक्वेजिशन होता है उसमें हम लिखते हैं कि हम ये काम करेंगे और उसे सिग्नेचर लेते हैं, वो मैंने नहीं लिया। मुझे ऐसा लगा कि हमें हुक्म मिल गया है, और हमारे सीओ साहब तो यहाँ खड़े हुए हैं, और फौज में तो आप जानते ही हैं, वर्बल ऑर्डर्स पे बहुत काम होता है, एक ट्रस्ट के बेस पे हम लोग चलते हैं। तो जैसे ही हमको डीसी ने और सीओ ने सामने खड़े होकर बोल दिया कि ये करना है, तो हम तो शुरू हो गए, हमने अपना काम कर दिया। लेकिन आई बिलीव दैट डीसी was in trouble after the floods. Probably there was some inquiry on कुछ चीज़ें शायद वो उनसे उतनी अच्छी हैंडल नहीं हुई होंगी, या जो भी वजह रही हो, and because he was in trouble, he decided not to entertain anything that was related to floods, and when we sent across that format, he refused to sign. तो जब उन्होंने मना कर दिया तो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो पुलिस वाले एक्शन में आ गए। It was national damage, national property was damaged, so there was an FIR against me and my CO, because हम दोनों शाम को वहाँ खड़े थे, और some
एक्सुबरेंट एंड पुलिस वालों ने पता किया होगा तो हमारे नाम भी उनको पता लग गए। नेम प्लेट तो वैसे ही होती है। नेम प्लेट तो होती है। तो कर्नल जीएन सिंह और कैप्टन हेमंत के खिलाफ एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुआ, एफआईआर हुई, अरेस्ट वारंट जारी हुआ। मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे बाद में 2-3 दिनों के बाद मेरे सीईओ ने बताया। शाम को हम लोग मेस में थे तो बोला कि चलो हम लोगों को जेल जाना है। तो आई थॉट इज इज वन टास्क, कुछ करना है जा करके। तो बोले नहीं। मैंने कहा क्या करना है जेल में? तो बोले जाना है जेल में। हाँ, तुमने गड़बड़ किया, मैंने गड़बड़ किया तो so it was his way of telling that don't worry, everything is fine. In fact, the army authorities, including my CEO, they moved in and they actually they managed to get this FIR quashed. FIR रद्द हो गई, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमें कोई पूछताछ करने नहीं आया। But yes, this was a funny thing. And मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग कितने अनग्रेटफुल हैं। मतलब उस काम के लिए मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, शायद इतने काम के बाद हो सकता है कोई कमेंडेशन कार्ड या कुछ छोटा मोटा हम लोगों को कुछ रिवॉर्ड्स भी मिल जाते। हालांकि आर्मी में हम लोग रिवॉर्ड्स के लिए काम नहीं करते हैं, आपको पता ही है। वी वर्क फॉर वट एवर वी हैव बीन टास्क्ड। तो मेरा ये मानना था कि इस घटना के बाद भी चीज़ें कुछ अच्छे तरीके से चल सकती थी। प्रॉबेबली डीसी साहब को पता नहीं क्या हुआ, क्यों उनको अच्छा नहीं लगा। वो शुरू से इसके खिलाफ थे कि हम कोई तोड़-फोड़ करें, लेकिन कोई रास्ता नहीं था तो उनको कहना पड़ा कि हाँ, कर दो। इस कंपैरिज़न में जब मैं देखता हूँ तो मैं उस डॉग के बिहेवियर को देखता हूँ। वो बेचारा इतना लॉयल हो गया हमारा, उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो उसे पता था कि इन लोगों ने हमारी जान बचाई। ही स्टेड विद अस So grateful. हाँ, एंड ही नेवर एवर वाज शॉर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज लव, अफेक्शन एंड ग्रैटिट्यूड टू अस। तो मैं सोचता हूँ कि पेट्स कितने अच्छे होते हैं और हम इंसानों के कंपैरिजन में बिल्कुल सही हम बात। लोग गड़बड़ कर सकते हैं, हम लोग अपने स्वार्थ देखने लगते हैं, लेकिन प्योर लव, प्यार जो है हमें इनसे जानवरों से ही सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। और इस कहानी को हम यहीं तक ख़त्म करेंगे। जी, बिल्कुल। और अगली कहानी जो मुझे बहुत पसंद आई और मेरे दिल को छू गई, वो आपका जो कारगिल की लड़ाई हाँ, से रिलेटेड कोहे पाइमा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बारे में आप थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगे जिसको कि हम जो है अगले एपिसोड में ज़रूर, कवर ज़रूर करेंगे? रवि। शॉर्ट में मैं आपसे कहूँगा कि कारगिल के बारे में बहुत लिखा गया है हुँ, और कारगिल की ये जो स्टोरी है, जैसे आपने नाम लिया कोहे पायमा। कोहे पायमा एक तरह से अ, ये पहाड़ी जो बल्तिस्तान की लैंग्वेज है, हुँ, बाल्टी लैंग्वेज है, उसके लिहाज से कोहे पायमा का मतलब होता है कॉल ऑफ द माउंटेन्स, कॉल ऑफ पहाड़ों की पुकार। हुँ, ये कोड नेम था। कोड नेम होते हैं जैसे हम लोग फौज में जब भी ऑपरेशंस में। हाँ, तो जैसे कारगिल ऑपरेशन के लिए हमारा कोड नेम था ऑपरेशन विजय, विजय। पाकिस्तान का था ऑप बद्र। हुँ, लेकिन यहाँ जब उन्होंने हमारी पोजीशंस ऑक्यूपाई की थी हुँ, एक विंटर्स पहले, उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा था कोहे पायमा। तो रवि ये कहानी जो है ये एक पाकिस्तानी ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कारगिल की कहानी है। इसलिए ये अलग है और आप इसे आपको अच्छी लगी, हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। तो यस, कोहे पायमा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी, स्पेशली बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द वॉर, कारगिल वॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग पाकिस्तानी ऑफिसर। पाकिस्तानी। और आपको मैं बता दूं, आप बहुत ज़्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे जो एक आर्मी ऑफिसर की सोच है, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ है या बॉर्डर के उस दूसरी तरफ। तरफ है। हुँ, You will be able to relate, and डेफ़िनेटली। I'm sure our readers will, viewers will also be able to श्योर। relate. और आप एक हिंदी नॉवेल पे भी काम कर रहे हैं इस समय? जी, जी, थैंक यू फॉर आस्किंग रवि। मैं एक हिंदी नॉवल पर काम कर रहा हूँ। मैं आई एम हाफ वे थ्रू, 30-35 हज़ार शब्द तक तो मैं पहुँच चुका हूँ। दिस इज़ कॉल्ड दरार, एक गैर ज़रूरी कहानी। अगेन दिस इज़ अ सोल्जर स्टोरी। ये सियाचिन और बाकी जगहों की बैकग्राउंड में है। नॉट नेसेसरली, बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट हैपेंस इन सियाचिन। Otherwise, this is a story of a soldier, uh, how he how he deals with life when he is put into life threatening situations for himself as well as for
someone whom he knew Correct. or he is working with. तो ये उस तरह की कहानी है. I think we'll have more opportunities to talk about Darar. Yes. Let us continue with the Olive Diary series. I'm Yes. very happy. Thank you once again, Ravi, for giving me this opportunity. Thank you, Colonel Hemant. Thank you. Looking forward to see you in the next episode. Thank you. Thank you very Thank much. you.